authority is satisfied that the good and sufficient reason exists for adopting such a course, it may subject to the provision of sub rule 2 impose one or more of minor penalties mentioned in rule 3. मतलब सब rule 2 में देखिए क्या कर रहा है, ये सब rule 2 ये नीचे है, और यही तो नीचे है. The government adopting such a course it may subject to provision of sub rule में course प्रक्रिया है क्या है. The government servant shall be informed of the substance of the imputation against him and call upon to submit his explanation within a reasonable time. The disciplinary authority shall, after considering the said explanation, if any, and the relevant records, pass such order as he considers proper, and where a penalty is imposed, a reason thereof shall be given. The order shall be communicated to the concerned government servant. माने ये इसमें है कि ये प्रक्रिया है केवल उनपे. अब देखिए आप कारण की कार्रवाई प्रस्तावित हो गई. इसमें क्या है कि सबस्टेंट टू इम्प्यूटेशन अगेंस्ट हिम एंड कॉल अपॉन. इम्प्यूटेशन की हिंदी देखिए क्या है. अरे वो जो एक्यूजेशन है वही इम्पोर्टेशन है. अरे उनके अगर मिला है शोकाज देंगे फिर निपटा देंगे बस. हाँ. कोई इसमें इंक्वायरी नहीं चलती लंबी. नहीं फोकस देंगे प्रोसीडिंग उसमें कुछ नहीं. उसका देखिएगा जो लेखपाल आया था उसमें कोर्ट ने कहा कि आपने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया था और सैलरी काट ली, डिडक्ट कर. अच्छा वो माइनर पेनल्टी में आएगा. वो मेजर में आएगा. वो कौन पेनल्टी में नहीं आएगा. वो सैलरी काट लेगा, कोई पेनल्टी नहीं है. पढ़िए केवल. अच्छा हाँ वो स्पेसिफाई है क्या लगना है. हाँ 3 में जो है अगर स्पेसिफाइड के अतिरिक्त दे दिया तो वो नल एंड वाइड. वो नल एंड वाइड है. ये माइनर में तो मान के चलिए वो जब गायब पाए गए थे तो क्या करना चाहिए था. तो उनके खिलाफ जो है जो माइनर पेनल्टीज में तीनों में जो 3 में दिया है एक नोटिस दे के एक देना चाहिए. मोरओवर शो कॉज भी नहीं दिया था. हाँ शो कॉज भी नहीं दिया. वो केवल नहीं एक्सपेक्ट फोकस देगा उनसे मैंने स्पष्टीकरण मांगना पड़ेगा. शो कॉज तो देना पड़ेगा. मांगेगा. शो कॉज अगर नहीं दिया तो इम्प्यूटेशन कैसे हो. शो कॉज में ही तो लिखते हैं कि ये गलती किए हो. अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी गलती कोई करेगा तो उसको जो भी सजा देनी है वो इसी में देनी है. या तो 7 में देंगे या 10 में. ये प्रक्रिया है 1999 के रूल जो 3 में मेंशन है. क्यों सर जो 3 में मेंशन है. 3 में माइनर मेजर जो भी देना है वो इसी में से देना है. इसी रूल्स में से. अपने मन से नहीं कि उठक बैठी लगाओ. अपने मन से दे देंगे तो गलत हो जाएगा. जो इसमें पेनाल्टी है वही पेनाल्टी दे सकते हैं. इसीलिए अच्छा इसीलिए अगर मेजर देना है तो 7 की पूरी. अगर एक भी प्रक्रिया 7 का एक भी नियम का पालन नहीं किया गया तो पूरी फ्ला हो गई. फ्ला माने नियम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया. अब तक खारिज जाएगा. एक भी अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो अब आपको ये देखना है कि उनको पेनल्टी क्या दी है. और जो दी है वो 3 में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे फंडामेंटल हो गया. नलिटी हो गया. ऑर्डर विदाउट जुडिक्शन वो पेनल्टी देने का कोई जुडिक्शन ही नहीं है. ऑर्डर विदाउट अब्यूज ऑफ पावर हो गया. बिना जुडिक्शन का ये पेनल्टी उन्होंने दे दिया. अब वो हमारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कि नहीं है ये भी देखना पड़ेगा. 6 देख लीजिएगा रूल 6 कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कि नहीं. अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है तो ऑर्डर विदाउट जुरिडिक्शन. ये दोनों कार्रवाई पॉइंट अथॉरिटी ही करेगा. 10 वाली भी और 7 वाली भी. इसके बाहर कोई दम नहीं देंगे. जो दम देंगे इसी के अंदर देंगे. ये किसके आगे. ये तो 2 क्लास लोगों तक हम लोग पढ़ लिए. ABCD तक ये अप्लाई कर रहा है. एक खाली बचा है IAS वालों का. IAS का उनको ऑफिशियल चलता है. वो CCA है. उसी से ड्रा किया गया है तो CCA का 90% वो ऐसे ही है. बस अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आएगा. केवल धारा बदल गई है. यहाँ 7 हो गया है तो हमारा कोई धारा और यहाँ 15 कुछ हो जाएगी.
हर प्रदेश का एक कानून बना है, सबका सिद्धांत एक ही है, सब डिराइव हुए हैं संविधान के रूल 309 से। 309 में तो बनाने की बनाने का प्रक्रिया- पावर उसी में बनाया गया, 309 में 309 और जो है प्रक्रिया रहेगी अपॉर्चुनिटी हारी जो 311 और 311(1)(2 है। 311(1), 311(2), 311 में है कि जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही 4 सीटें प्रो करेगी और वही दंड देगी। फिर नीचे अब अगली बार जो 311(2) पे आप इंसिस्ट कर रहे थे हाँ इनके वाले में चैलेंज करने के लिए, हाँ तब हम अब आपसे कहेंगे कि चैलेंज करिएगा। हाँ। 42 अमेंडमेंट हाँ वो दिन आ रहा है, वो आगे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मिल गई। धीरे धीरे हम उस पे कौन वाली जो किताब में लिखी किसकी जो अलग 42 में था ना कि लोकसभा से जो आएगा परमिशन देने का प्रभाव नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी रूलिंग मिल गई कि भले संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर उस पर रिलाई करते हैं कि उसका लिखते हैं जजमेंट में कि लोक सेवा की सहमति के आधार पर इनको दंड दिया जा रहा है, तो लोक सेवा आयोग की सहमति पर आपको उसको देना पड़ेगा, शो कॉज देना पड़ेगा, शो का देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 रूलिंग आ गई। फॉर फर्दर बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग अगर उसमें ये 2-3 जगह से आई, जैसे क्रिमिनल ट्रायल में जब सारे एविडेंस क्लोज हो जाते हैं तो एक्यूज को ये कहा जाता है कि वो मुख्य आरोपी है और अगर घटना में शामिल है और नहीं भी शामिल है तो उससे अच्छा विटनेस कोई नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अजमल आमिर कसाब से 313 का जब बयान लिया गया तो इसका मतलब यह है कि उसने डिनाई किया कि हमने नहीं कहा। इसका तो उस पे बहुत रिलायंस होता है चीजों पे कि घटना का जो मेन साक्षी है वो तो एक्यूज ही होगा। अगर एक्यूज को कन्फ्रंट नहीं किया गया ट्रायल में तो सब तो वैशिएट हो जाएगा। उसी से इसमें लिया गया है कि अगर डिलिक्वेंट को नहीं सुना गया, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस नहीं दिया गया, तो दैट वायलेट रीजनेबल संविधान में आया है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तब नहीं हुआ। तो अब जिस पे आप रिलाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि क्रॉस एग्जामिनेशन देना। सर एक्चुअली ये है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एट द स्टेज ऑफ प्रपोज पेनल्टी, तो ये कब इसे शोकॉज दे देते हैं जांच आख्या में प्रस्तुत की आपके आरोपों को पूर्णतः सिद्ध पाया गया है, अब शोकॉज दे दिया इस पे। स्टेट ने शो कॉज दिया। नहीं इनके वाले में नहीं, जनरल में पूछ रहे हैं कहीं कहीं पे 60 कॉज हुआ ये। हाँ हाँ ये स्टेट शो कॉज देती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मींस स्टेट। अगर स्टेट ने बी क्लास सी क्लास के ऑफिसर्स के लिए किया है जिसका सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर पब्लिक सर्विस कमीशन करता है आइदर स्टेट और द सेंट्रल। अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि अगर स्टेट ने सेलेक्ट किया है तो ड्यू कंसल्टेंसी है रूल 16 में। तो अगर कंसल्ट करेंगे और उसकी कंसल्टेंसी पे अगर कोई रिलायंस है, जैसे अभी मैंने 313 कहा कि एक्यूज के 313 पे अगर पनिशमेंट दे रहे हैं तो 313 पे उसको फिर डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। अजमल आमिर कसाब का जजमेंट। इसी तरीके से अगर कंसल्टेशन किया गया कमीशन से और उस पे रिलाई कर लिए मीन्स बिकम द सोल एविडेंस कि उस पे हमें कंसीडर कर करके पनिश करेंगे, तो उस पे भी रिलायंस अगर जैसे करेंगे तो उस पे भी हमें शो कॉज देना पड़ेगा। जिस जिस डॉक्यूमेंट पे आप रिलायंस पे करेंगे हमारे कन्विक्ट करने के लिए उस डॉक्यूमेंट पे हमको सुनना पड़ेगा आपको, इसलिए एक शो कॉज और देना पड़ेगा। नहीं ये सवाल नहीं, ये कह रहे हैं प्रपोज पेनल्टी का स्टेज कौन सा होता है? जब इंक्वायरी अफसर रिपोर्ट सबमिट कर दे, ठीक है, एक्शन ऑन रिपोर्ट हो जाए रूल 9, इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसके बाद उन्होंने शो कॉज भेज दिया हमको रूल 9 में, और फिर हमने उसका रिप्लाई दे दिया। हाँ अब वो फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे। अभी फाइनल ऑर्डर आपने आपको क्लियर करा देना है।
आप जो है सुनवाई के 2 मौके मिले। पहला जो है नियम 4 में हमने उनको वो जवाब अपना दे दिया। 7(4) में हमने अपना रिटर्न स्टेटमेंट उनको दे दिया, ठीक है, पहली बार। तो 7(7) में हमको बुलाएंगे सुनवाई करने के लिए, अपना हम देंगे डेट टाइम फिक्स करेंगे। तो एक तो वो 7(7) में सुनवाई किए, ठीक है। तो अब सुनवाई करने के बाद 7(8) में उन्होंने जो है अपना जांच रिपोर्ट भेज दिया। तो अब 7(9) में 4 नियम है, अरे 9(4) में अब ऊपर एक्शन होगा। पहले का 9(1) है, ठीक है। 9(1) में है कि अगर जांच रिपोर्ट से अगर वो असहमत हैं, ठीक है, तो तुरंत वो रीजन लिखेंगे कि किस कारण से मैं असहमत हूँ, और उससे हमको अवगत कराएंगे, ठीक है। और जांच इंक्वायरी को तुरंत माने जांच अधिकारी को, उसी को चाहे दूसरे को, जांच को रिपीट कर देंगे हमको रीजन कारण लिखते हुए कि इस जांच में क्या कमी है, ठीक है। पहले का स्टेज हो गया। दूसरा का स्टेज हो गया कि उससे माने पूरा सहमत माने रिमिट नहीं कर रहे हैं, तो 9(2) में आ जाएंगे। और 9(2) में मान लीजिए 5 आरोप है और किसी आरोप में जांच अधिकारी की आख्या से वो सहमत नहीं है, तो उस पर रीजन लिखेंगे कि इनके इस आरोप में जो जांच आई है इससे मैं सहमत हूँ, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो वो रीजन कारण लिखेंगे। इसको लिखते हुए 9(4) में आ जाएंगे अब, ठीक है। और शो काज नोटिस में इस बात को लिख करके वो देंगे कि जांच अधिकारी ने ये लिखा था, इसके इस कारण से मैं सहमत नहीं हूँ और इस पर आप अपना अभ्यावेदन दीजिए और जांच इंक्वायरी रिपोर्ट हमको देंगे, ठीक है। तो उस पर हमने अपना अभ्यावेदन शो काज नोटिस का दे दिया। दूसरा का सुनवाई हो गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको भी, क्योंकि हर जगह में उसमें पुलिस से भी बताए थे कि जो शो काज नोटिस देते हैं तो उसी में लिखते हैं कि क्यों ना आपको ये दंड दिया जाए, उसमें लिखते हैं। तब आप बताते हैं कि हमारे प्रोपोर्शनेट से ज्यादा का दंड दिया जा रहा है, जो हमारे पर चार्ज लगाए उसके तुलना में नियम है कि जितना अपराध रहेगा उसी के समानुपात में आप दंड देंगे, ठीक है। तो पहले तो उसको डिनाई करेंगे, अब फिर कहेंगे कि न होते भी हमको बड़ा दंड दिया जा रहा है अमानुष। लेकिन कई केसों में मैं देखा हूँ कि दंड प्रपोज नहीं कर रहे हैं, केवल वो उससे देख देते हैं कि आप करिए, चार्ज लगा कि ये सिद्ध पाए गए, इसका खंडन करिए। अब वो दंड प्रपोज कर करके भेजते हैं लोक सेवा आयोग को, ग्रुप ए और बी के अधिकारियों का, जिनका गवर्नर अपॉइंटेड अथॉरिटी वो लोक सेवा को भेजते हैं। वहां से आता ही तुरंत आदेश कर देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई कि नहीं, जब लोक सेवा आयोग से आता है तो फिर जो है जो 72वां तो है कि नहीं सुनवाई करेंगे, लोक सेवा आयोग को भेजते हैं प्रपोज करके कि इनको ये दंड दिया गया है, इसके बारे में आप अपना राय दें। वो प्रपोज करके तब भेजते हैं लोक सेवा आयोग को। तो उस पर ये कहा कि अगर वो आप जजमेंट में लिखते हैं कि हम लोक सेवा आयोग की राय से सहमत हैं और उसको एक ग्राउंड बनाते हैं कि हमने जो तय किया था लोक सेवा आयोग ने भी उसकी संस्तुति दे दिया है, उसको उसकी संस्तुति पर रिलाई करते हैं, तो आपको उसकी कॉपी हमको देना पड़ेगा और शो काज नोटिस की फिर देना पड़ेगा। ये 2007 में एसके नरोला और फिर 2009 में एसके कपूर और 2013 में आरपी सिंह के मामले में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 72वां संशोधन में तो कह दिया कि नहीं देंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत आपको तो रिलाई करेंगे, जिस पर रिलाई करेंगे। ऐसा है, अगर लोक सेवा की सहमति से आप रिलाई नहीं करते तब देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। लेकिन अगर रिलाई करते हैं तो अरे सेम क्रिमिनल ट्रायल है, सेम है। हाँ। एक FIR दर्ज हुई, हाँ। इसमें सस्पेंशन हुआ। आपको कोरिलेट कर दूं अजय चौधरी के जजमेंट को, फिर मैंने वसुंधरा पढ़ा, फिर उसमें कोर्ट DK बसु पढ़ा। मेरे हिसाब से क्रिमिनल और इसमें जरा सा भी अंतर नहीं। सुन लीजिए, इसको सबको कोरिलेट कर दे रहा हूँ। FIR हो गई, शुरुआत क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। इसमें रूल 4 से कंटेम्पलेट हो गई इंक्वायरी, वहां इन्वेस्टिगेशन हो गई, यहाँ इंक्वायरी कंटेम्पलेट हो गई। अब इसमें इंक्वायरी अफसर अपॉइंट हो गया, उसमें विवेचनाधिकारी अपॉइंट हो गया। 161 के उसमें बयान लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स का 161 में प्रूफ किया जा रहा एविडेंस से। अब वो जब कंक्लूजन पे आ रहा है तो चार्जशीट बना रहा है IO।
सेम इसमें है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो हुई उस पे, उसमें कौन कौन से विटनेस हैं, कौन कौन से नाम है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। फिर ये चार्जशीट को प्रूफ कराते हैं अपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से। रूल 4 में केवल सस्पेंशन की बात है। इंक्वायरी इन कंप्लेंट 7 में करते हैं या 10 में, माइनर के लिए 10 में करेंगे, और जब भी इनिशिएट होती है तो 7 में होती है। कंटेम्पलेशन का जो मतलब 7 में कंप्लीमेंट होगी, सस्पेंशन 4 में होगा। हम सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहे हैं अभी। कंप्लेंटमेंट जब भी होगी, इन कंप्लेंट मतलब इनिशिएट, ये कंटेम्पलेटेड, अच्छा 7 में 7 में होगी। जब भी होती है 7 में होती है, मेजर दंड के लिए, अब माइनर के लिए 10 में होती है, सस्पेंशन 4 में होता है। हम सस्पेंशन की बात नहीं, कंटेम्पलेट इनिशिएट करने की बात है। 7 में देखिए 7-1 में 7-1 में देखिए 7-1 में 7 में 4 देखिए, अ गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुज कंडक्ट। उसके पहले देखिए सस्पेंशन लिखा हुआ है। 7 में सस्पेंशन की हम हेडिंग पर, सस्पेंशन की बात नहीं कर रहे। आप हेडिंग सस्पेंशन पर पढ़ रहे हैं। देखिए हेडिंग सस्पेंशन लिखी हुई हाँ है। सस्पेंशन लिखिए, लेकिन वर्ड सुनिए तो। हाँ पढ़िए। हम उस पे नहीं कर हाँ, रहे, पढ़िए, हम पढ़िए। खाली उनको समझाने के लिए को रिलेट कर रहे थे। सुनिए, हाँ 4 में लिखा सस्पेंशन, हाँ। अ गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुज कंडक्ट हाँ एन इंक्वायरी इज कंटेम्पलेटेड। कंप्लीटेड 7 में कंप्लीट की गई है। सुन तो लीजिए, हाँ आर प्रोसीडिंग में भी पहले अब यह प्रोसीडिंग पहले से 7 में चल रही है। हो सकता है कि आज या पहले से चल, हाँ आज कंप्लेंटमेंट कर दिया, 4 महीना के बाद हमको सस्पेंड किया, चाहे 2 दिन के बाद, लेकिन नियम है कि पहले कंप्लेंट करेंगे, पहले तब सस्पेंड करेंगे। पहले विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे, इसके बाद सस्पेंड करेंगे। हाँ कंटेम्प, इसीलिए तो वर्ड कंटेम्प, मैं कंटेम्पलेट वर्ड ही को खाली पढ़ रहा था। कंटेम्पलेट लेकिन मेरा सवाल उस पे था कि स्टेज ऑफ प्रपोज पेनल्टी हाँ। 311(2) में कहा कि जो शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव सच पर्सन एनी अपॉर्चुनिटी, रिलैक्सेशन आ गई। लेकिन 9(4) में तो मैंडेटरी है ना उसके लिए, डीए के लिए। हाँ तो यानी कि डिस्पाइट दिस रूल में तो मैंडेटरी है, हाँ। तब हम क्यों मांगेंगे 40 सेकंड का क्वाशिंग? कर दिया है। अब इस पर थोड़ा और रिसर्च करना है, थोड़ा सा खोजना है कि क्या 9(4) में वो प्रपोज पेनाल्टी देंगे कि वो लिखे कि 7(3) में, हम जो बता उसमें रहे लिखा थे कि 7(3) की पहले- कोई जिससे वो सहमत हों। अरे आप वो जजमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो हम उस जजमेंट का जेस्ट बता रहे थे। हाँ हाँ बताएं। और उसमें बहुत डिटेल बहस हुई थी, इसलिए वो बात बता रहा था कि क्यों को रिलेट करता है, हाँ क्यों 3 बार अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है। 9(4) पे भी मत जाइए, हाँ हाँ खाली कंटेम्पलेट वर्ड पे रुके रहिए। हाँ ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो गई 154 CRPC में, वहां पे चाहे आपके हिसाब से चाहे 7 में शुरू हुई, और चाहे मेरे हिसाब से वर्ड कंटेम्पलेट रूल 4 पे हुई, शुरू हो गई दोनों जगह से। शुरू होने के बाद जो है, अब रूल 7(3) में चार्जशीट में क्या क्या होगा, और 2 में चार्ज का डेफिनेशन दिया है, और उसे चार्जशीट कहेंगे। CRPC में 173 में 173(2) में चार्ज का डेफिनेशन देंगे, चार्जशीट किसे कहेंगे, और अगर 173 खाली पढ़ें तो वो लिखा है कि उसकी हेडिंग पुलिस रिपोर्ट है। जैसे रूल 4 में सस्पेंशन वर्ड लिखा है, और 7(2) में चार्जशीट की डेफिनेशन है। रूल 7(2) में चार्जशीट का डेफिनेशन, और चार्जशीट में क्या क्या होगा 7(3) में है। वैसे इसमें जो हेडिंग इसकी है पुलिस रिपोर्ट CRPC में 173 में। अब उसके क्लास 1, 2, 3 में ऐसे सब क्लासेस बनाते गए, तो उसमें क्या क्या होगा वो डिफाइन कर दिया। अब बाय द वे इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं 161 में। तो 161 में जो डॉक्यूमेंट उसने कलेक्ट किया आईओ ने, मान लीजिए मेडिकल है, मान लीजिए कोई सेल डीड है, फ्रॉड का केस था, या मान लीजिए रेप का केस था, तो कपड़े उपड़े बरामद होंगे।
या बाल वगैरह है या बंदूक है तो बैलिस्टिक होगी, कुछ हुआ होगा बरामदगी। इसी तरीके से अब जैसे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में उसमें कोई ऑर्डर होगा तो वो कलेक्ट होगा, कोई कंडक्ट की डिफिनेशन आएगी, मिसकंडक्ट कौन सा बयान होगा, कौन से आए होंगे, डिफिनेशंस में एविडेंस में उसका नाम आएगा कि इनकी वजह से इनकी वजह से, तो यहाँ भी नाम लिखेंगे, चार्जशीट में भी नाम लिखते हैं। अब यहाँ चार्जशीट बन गई, चार्जशीट यहाँ बन गई, दोनों को सबमिट करेंगे, यहाँ से चार्जशीट अप्रूव्ड हो करके चली जाती है कोर्ट, इनकी चार्जशीट चली जाती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस पे एक बार फिर 9 में आता है एक्शन ऑन रिपोर्ट, रूल 9 पे। इसी तरीके से यहाँ 190 आ जाता है सीआरपीसी में, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस। रूल 9 में कहता है एक्शन ऑन रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट या एनीवे, तो एक्शन ऑन रिपोर्ट ये हो गया रूल में। और इसमें कहा गया है सीआरपीसी में कि कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो इसका मतलब यह है कि ये भी कॉग्निजेंस ले रहे हैं, वो भी कॉग्निजेंस ले रहे हैं। अब जब कॉग्निजेंस पुलिस कोर्ट ने ले लिया 190C में, तो दे में इशू समन कि आपके खिलाफ ये आरोप पुलिस ने लगाया था या लगाया है, आप अदालत में इस डेट और टाइम को आइए और अपने ऊपर लगाए हुए चार्ज के बारे में बताइए। ये हो गया सीआरपीसी का। 9(1) में, रूल 9(1) में जो चार्ज या इंक्वायरी आई है, एनीवे अभी मैं उसको बहुत वो नहीं कर रहा हूं, अब उस पे 9(1) में उससे इत्तफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। 9(2) में किसी पार्ट पे रखते हैं या पूरे पे रखते हैं। 9(3) में उसकी पोजीशन क्या होगी। 9(4) में वो सहमति के आधार पे आपको बताएंगे कि ये चीजें हो गई। जैसे अब मजिस्ट्रेट आ गए, मजिस्ट्रेट के यहाँ आप अपीयर हो गए समन पे, तो मजिस्ट्रेट 227 का कंप्लायंस करता है या 207 का, ट्राइबल बाय सेशन है तो 207 का कंप्लायंस करता है। कहता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट लीजिए, ये मेडिकल है, ये लड़की का पैजामा है, ये फलाना है, ये बैलिस्टिक है, ये एविडेंस है और ये केस डायरी का पीस ऑफ एविडेंस है। यानी 207 का कंप्लायंस एज पर सीआरपीसी जितने एफआईआर से लेकर के कॉग्निजेंस तक जितने डॉक्यूमेंट थे वो हैंडओवर एक्यूज को दे देता है या उसके प्लीडर को दे देता है कि अब इस पे आप अपनी बात रखिए, अपनी सफाई पेश करिए। इसी तरीके से रूल 9 में जो भी चीजें नीचे से आई हुई हैं उस पे कहते हैं कि ये पकड़िए और अब आप बताइए कि वाई यू नॉट बे पनिश, ऐसे 207 में वहां कहते हैं। अब 210 सीआरपीसी में कहते हैं कि अब कंटेंट ऑफ चार्ज बनेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं अपने उससे डिस्चार्ज में, अगर आपके ऊपर चार्ज बेसलेस है तो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट होगा तो 239 में जाएंगे और ट्राइबल बाय सेशन होगा तो 227 में जाएंगे। यानी जब मजिस्ट्रेट ने आपको पूरा एविडेंस दे दिया, आपने देखा उसको, तो आपने कहा कि भाई हमारे पे तो चार्ज नहीं बनता है, तो आप वहां जाते हैं, डिस्चार्ज मूव करते हैं कि एलिगेशन सच एंड सच जो लेबल किया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एज वेल स्टेटमेंट एंड चार्जशीट हमारे पे बेसलेस है और हमको डिस्चार्ज किया जाए। इसी तरीके से अब आप रूल 9 पे 9(4) पे आ जाइए
कि जो इनके ऊपर चार्ज ट्रायल से आए हैं, यानी इंक्वायरी अफसर के थ्रू से जो भी कलेक्शन हो करके आया है, और 94 में आपको इन्होंने दे दिया। अब आपसे कहते हैं कि आपके शो कॉज उसी में देते हैं कि आप बताओ कि आपको क्यों ना पनिश किया जाए, या तो आप अपना अभ्यावेदन दे करके बताओ कि हमको इससे डिस्चार्ज किया जाए। तो मान लीजिए आपने अभ्यावेदन दे दिया और उस अभ्यावेदन पे अगर वो सहमत नहीं होते हैं, जैसे आपने डिस्चार्ज यहां मूव किया क्रिमिनल में, और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो रीजन रिकॉर्ड करता है कि वाई एक्यूज में नॉट डिस्चार्ज। इसी तरीके से रूल 9 पे जो एक्शन लेंगे वो लिखेंगे कि वाई द डिलिक्वेंट एम्प्लॉय में नॉट बी डिस्चार्ज। अब अगर एविडेंस डिस्चार्ज नहीं हुआ डिलिक्वेंट, या यहां पे मजिस्ट्रेट के यहां डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो अब इसकी यह है कि वो एविडेंस पे क्रॉस और उसकी चीजें आएंगी वहां पे, तो एक्यूज को 313 का मौका दिया जाता है सारे एविडेंस पे। एक्यूज द मेन विटनेस ऑफ द क्राइम, तो उसको कहते हैं कि आप अपना खुद बताओ, और अगर कोई डिफेंस वर्जन देना है तो बताओ। यहां पे जो अभ्यावेदन या रिटेन स्टेटमेंट दिया जाता है, सिमिलरिटी है कि आप अपनी बात बताओ कि आपके पास डिफेंस के अभी भी क्या क्या ग्राउंड्स हैं, तो यहां पे भी पेश की जाती है। अब मान लीजिए कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना वो बात, तो आपको दंड दे देंगे। सुनिए, अब इसमें दो बात है। अगर कोई सेफगार्ड प्रोवाइड है आपको, जैसे बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और यहां हम जैसे हैं क्रिमिनल में, मान लीजिए मैं एडवोकेट हूं तो मैं सेक्शन 12 से एग्जेम्प्टेड हूं, आईपीसी से। मैं जज हूं 197 से एग्जेम्प्टेड हूं। मैं रेवेन्यू ऑफिसर्स हूं 218 से एग्जेम्प्टेड हूं। तो स्टेज निकल गया ना, अभी नहीं, कॉग्निजेंस से पहले। वो एक दूसरी चीज है। अभी इस सेफगार्ड ये एक अलग है। यहाँ पे वो कॉग्निजेंस का स्टेज दूसरा है, ये कॉग्निजेंस का स्टेज दूसरा है। अनटिल फाइनल ऑर्डर इज नॉट पास, एवरी स्टेज पे आप ये बात रेस कर सकते हैं। यानी जब तक आपको गिल्टी होल्ड न कर दिया जाए तब तक ये माना जाएगा कि यू आर इनोसेंट। जब तक कन्विक्शन प्रूव ना हो जाए तब तक उसको माना जाता है कि वो गिल्टी नहीं है। यहां पे भी जब तक एक्शन ना पास कर दिया जाए तब तक गिल्टी नहीं माना जाता है। सेफगार्ड को हमने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। अब हमारे सामने दो चीजें हो गई कि हम स्टेटमेंट दे दिए 313 में कि जिस समय की घटना थी मैं केरला में था। अब 97 सीआरपीसी में केरला से वो सीसीटीवी फुटेज तलब हो गई 91 से 97 तक। ऐसे ही कोई एविडेंस आपने 94 में दे दिया कि मैं वहां पे नहीं था जिस समय की घटना कर रहे हैं, ये है, फलाना है, धमाका है, तो एक बार उनको खुद उस पर विचार करना पड़ेगा, उस पर सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर उन्होंने हमको कोई सेफगार्ड यहाँ पे प्रोवाइड हो गया, मान लीजिए कि मैं जिसका एम्प्लॉय हूं उससे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तो कंसल्टेशन अगर कमीशन से लिया तो कमीशन पे अगर रिलाई कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वहां पे हमें डिफेंस मिल गया कि जिस पे आप रिलाई कर रहे हो दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट सप्लाइड, या उस पे आपने हमें शो कॉज नहीं पूछा, दैट वायलेट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे हमने 313 में स्टेटमेंट दे दिया कि सीसीटीवी कैमरे में केरला में हमें देख लीजिए। अब अगर वो केरला की सीसीटीवी फुटेज आई अब वो हमें नहीं दिया, दैट वायलेट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
अब एक जजमेंट याद करिए, टुमोसो बोरोनो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रेडेड मर्डर था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, देयरफॉर कन्विक्शन रियलाइज्ड बाय द ट्रायल कोर्ट इज सेट असाइड। तो पीस ऑफ एविडेंस को वहां पेश नहीं किया। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। जहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे वहां में सिमिलरिटी खाली बस वो एक्ट और रूल पे डिफर करेगी, सिमिलरिटी सेम बेसिस पे है। 313 यहाँ भी है, 313 यहाँ भी है। भाई इसमें 313 लिखा वर्ड नहीं है बस। सेम है, प्रिंसिपल एक ही है और सब प्रिंसिपल संविधान से लिए गए हैं। क्यों सर? सबका जहां शो कॉज देते हैं समझिए कि दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। अब आइए थोड़ा 9 फोटो पढ़ लीजिए। आइए।